हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री सेक्शन को। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी पोएम नंबर 3, जिसका हेडिंग है ए टाइगर इन द जू, अर्थात चिड़ियाघर में एक बाघ। और इसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। तो इसकी शुरुआती जो परिचय दे रखा है उसको हम जान लेते हैं कि क्या कहा गया है पोएम के बारे में। दिस पोएम इज कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर चिड़ियाघर के अंदर रहने वाले एक बाघ की जो तुलना है वह प्राकृतिक अर्थात जंगल में रहने वाले उस बाघ से की गई है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। यहाँ जो कविता है वह चिड़ियाघर से जंगल की ओर बढ़ती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस चिड़ियाघर की तरफ आती है। रीड द पोयम साइलेंटली वंस, एक बार इस कविता को चुपचाप रहकर पढ़िए। एंड से विच स्टेंजा स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू, और पता करिए कि कौन से पद जो हैं वह चिड़ियाघर के बाघ का उल्लेख करते हैं। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से स्टेंजा जो हैं वह जंगल के बाघ का वर्णन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पोयम को। पोएम की शुरुआत से पहले हम इसके जो पोएट हैं जिनका नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के बारे में जान लेते हैं और पता करते हैं कि इनका जीवन का परिचय क्या है। तो इनका जन्म 21 मई 1921 को और मृत्यु 6 अप्रैल 2006 को हुई थी। और एक पुरस्कार जिसका नाम था कॉल्मोनिट डिले, उसके अंदर उन्होंने कवि और लघु कथाकार के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी सहित ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाया है। उन्हें युद्ध के बाद की अवधि के वे सबसे महत्वपूर्ण वेल्श लेखकों में से एक इनको माना जाता है। अब हम इसके पहले स्टेंजा के तरफ बढ़ते हैं और पता करते हैं कि कवि के द्वारा इसमें क्या कल्पना की गई है। यहाँ पर ही स्टॉक्स लगा करके क्वाइट रेज, यहाँ जो पंक्तियाँ हैं इसके अंदर कवि कह रहा है कि यहाँ बाघ अपने पिंजरे में चमकीली रंगीन धारियाँ, जो कि उसके युवा होने का प्रमाण है, अपने पिंजरे में जितने कदम बढ़ा सकता है के साथ चलता है। अर्थात बाघ अपने कदमों के साथ वहाँ पर उन पिंजरे के अंदर घूम रहा है। उसके कदम अपने शांत मखमल गद्देदार पैरों पर शांत होते क्रोध के होने का संकेत हैं, अर्थात वह अंदर ही अंदर काफ़ी क्रोधित है। यहाँ पर बाघ के पिंजरे में बंद होना परतंत्रता का जो दर्द है उसको दिखा रहा है, और वह इधर उधर पिंजरे में घूम करके अपनी असहाय जो स्थिति है उसको यहाँ पर दिखा रहा है। इसके साथ दूसरा जो पैराग्राफ शुरू होता है उसमें कवि बता रहा है कि अगर बाघ स्वतंत्र होता तो किसी जलाशय अर्थात वाटर हॉल के पास, यहाँ पर वाटर हॉल का आपको सामने बताया गया है, वाटर हॉल के पास जहाँ पर गोल मटोल हिरण पानी पानी पीने के लिए आते हैं और वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पर बैठ करके और यह बाघ किसी लंबी घास की छाया में, जो घास होती है वह लंबी घास जहाँ पर होती है उसकी छाया में वह छुप करके बैठ करके सरकते हुए हमले के लिए छिप करके बैठा रहना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर यह स्वेच्छा से शिकार कर सकता था, लेकिन अभी वह क्योंकि पिंजरे का बाघ है इसलिए उसकी स्वतंत्रता यहाँ पर बाधित हो गई है। अगले स्टेंजा के अंदर जो कवि है वो कह रहा है कि अगर यह बाघ स्वतंत्रता पूर्वक अगर रहता तो जंगल में घूमने वाला जीव की तरह होता, तो वह अपने सफ़ेद दांतों व पंजों को दिखाकर जंगल के किनारे बसे हुए वहाँ गांवों तक जाने और वहाँ पर दहशत फैलाने का कार्य भी कर सकता था, लेकिन अभी वह इस प्रकार की स्थिति में नहीं है। अगले पैराग्राफ के अंदर कवि कह रहा है किंतु यह पिंजरे का बाघ कितनी दीनहीन दशा में है। वह कंक्रीट की बनी कोठरी में सलाखों के पीछे पिंजरे की जो लंबाई है वहाँ तक विचरण करता रहता है, अर्थात घूमता रहता है, और जो आगंतुक अर्थात विजिटर वहाँ पे आते हैं उनको वह उपेक्षा करते हुए, इग्नोर करते हुए घूमता है। अर्थात विजिटर कोई भी घूमने के लिए आते हैं उनका उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर कवि के द्वारा परतंत्रता जब होती है तो सारी रुचियां समाप्त होने की बात कही गई है।
इस कविता के अंतिम स्टेंजा के अंदर बाघ जो है वह रात को पेट्रोलिंग अर्थात गश्त लगाने वाली जो कारें वहां पर आती हैं उनकी आवाज को सुनता है और चमकीली आंखों से सितारों को आसमान में एकटक देखता है, अर्थात प्रकृति का एक न एक दिन आनंद उठाने की कल्पना कर रहा है, लेकिन वह स्वतंत्र होने का ख्वाब देखता है, लेकिन कब पूरा होगा